अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए हाज़िर हुई हूँ एक न्यू लेक्चर लेके। चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 6 रिएक्शंस ऑफ एसिड। ठीक है, इससे पहले हम एसिड और बेस के बारे में काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं कि एसिड कौन से कंपाउंड को एसिड कंसिडर किया जाता है, कौन से कंपाउंड को बेस कंसिडर किया जाता है, एसिड और बेस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या फ़र्क है, और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में क्या डिफरेंस है। तो आज हम देखेंगे एसिड के रिएक्शंस। यहाँ पे हम एसिड के डिफरेंट रिएक्शंस को देखेंगे। फर्स्ट एसिड का रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स के साथ रिएक्शन विद मेटल्स के साथ। मेटल पीरियाडिक टेबल के शुरू में, यानी कि जो शुरू के एलिमेंट्स होते हैं, और पीरियाडिक टेबल के जो नीचे वाले ग्रुप के लास्ट एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, एसिड क्या करते हैं कि जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो दो चीज़ें बनती है। एक, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, और दूसरी चीज़ वहाँ पे क्या बनता है, उस मेटल का साल्ट बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक रिएक्शन देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक मेटल है मैग्नीशियम, और ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, इसका रिएक्शन हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और सल्फ्यूरिक एसिड का हमने डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा, बल्कि उसका एक्वस सॉल्यूशन बना के उसके साथ रिएक्शन हो रहा है। तो क्या होगा कि जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये जो है H2, ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगी, और उसके अलावा ये SO4 और ये मैग्नीशियम आपस में मिल जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। यानी कि जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो एक हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, और साथ में हमारे पास क्या बनेगा, साल्ट ऑफ मेटल। यानी कि जिस मेटल का हम रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड के साथ, उस मेटल का क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा। यहाँ पे अगर इसके अलावा कोई और, सपोज यहाँ पे सोडियम होती है तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट बन जाता, कैल्शियम होता तो कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद पोटाशियम होता तो पोटाशियम सल्फेट। इसी तरह अगर हमारे पास, ये तो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो डिफरेंट मेटल्स जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलेंगे तो सल्फेट्स बनेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा और कोई एसिड है तो ज़रा अलग कंपाउंड बनेंगे। सपोज हमारे पास अगर एसिड हमारे पास क्या है, HCl है। ठीक है, HCl के केस में क्या बनेंगे, क्लोराइड्स बनेंगे। ठीक है, कैसे, यहाँ पे ये जो H है ये हमारे पास किस फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगी, H2 की गैस की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगी। उसके अलावा ये Zn और ये Cl मिल के हमारे पास में आ जाएंगे जिंक क्लोराइड। ठीक है, डिफरेंट, ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम हमारे पास सल्फेट्स बने, बल्कि आप मेन चीज़ आपने याद रखनी है, साल्ट बनेगा। वो साल्ट अगर वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फेट्स वाले साल्ट बनेंगे, उसके अलावा क्लोरीन है तो क्लोराइड वाले साल्ट बनेंगे। उसी तरह अगर हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, यानी कि यहाँ पे अगर हमारे पास एक और रिएक्शन हम लिखे हैं, अगर सोडियम का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, नाइट्रिक एसिड के साथ हो रहा है, नाइट्रिक एसिड मीन HNO3 के साथ हो रहा है, तो ये वाली जो है यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी, और साथ में NaNO3 बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, यानी कि डिफरेंट एसिड के साथ डिफरेंट तरह के साल्ट बनेंगे। वो डिपेंड करेगा कि उनके पास कौन सा नेगेटिव आयन मौजूद है। ठीक है, मेन चीज़ जो आपने याद रखनी है कि जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो हमारे पास क्या बनेगा, एक तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, और दूसरा उस मेटल का साल्ट बनेगा। उसके बाद हम इसका दूसरा रिएक्शन देखते हैं कि एसिड का दूसरा रिएक्शन किस तरीके से होता है। यहाँ पे दूसरा रिएक्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिएक्शन विद बेस, कि बेस के साथ ये किस तरह से रिएक्शन कर रहे हैं। बेस के साथ हम रिएक्शन पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं शार्ट सा, और बेस आपको पता है वो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि इस चैप्टर में हम एसिड के साथ रिएक्शन यानी कि मुसलसल डिस्कस करते हैं, जिसमें से बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। जैसे ये हमारे पास सपोज एसिड है, इसके साथ जब बेस का रिएक्शन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे
इसके अंदर से दो आयन अलग हो जाते हैं, पहला आयन H पॉजिटिव और दूसरा आयन Cl नेगेटिव। इसी तरह यहाँ से भी दो आयन अलग होते हैं, यहाँ से Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। या ये वाला पॉजिटिव आयन इस आयन के साथ मिल जाता है तो हमारे पास क्या बन जाएगा NaCl, और ये वाला नेगेटिव आयन इस वाले पॉजिटिव आयन के साथ मिलता है तो हमारे पास बन जाता है वाटर। ठीक है, जब हमारे पास एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है तो हमारे पास कौन सी दो चीज़ें बनती हैं, एक सॉल्ट बनता है और दूसरा क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होता है इसका एक स्पेसिफिक नाम भी होता है। इस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस और एसिड जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। आपको पता है कि जो एसिड यानी कि ये जो HCl है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये किसी भी चीज़ के ऊपर गिरे तो उसको बिल्कुल कम्प्लीटली बर्न कर लेता है, स्किन के ऊपर, किसी कपड़े के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, फर्श के ऊपर, जिस पे भी गिरता है। इसी तरह हमारे पास जो NaOH है ये स्ट्रॉन्ग बेस होती है, ये भी बहुत ज़्यादा आगे इसका नुकसान होता है। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने की वजह से इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप समझ रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास क्या मिल रहे हैं, एसिड के अंदर से क्या चीज़ निकल रही है H पॉजिटिव और बेस के अंदर से क्या चीज़ निकल रही है OH नेगेटिव। तो ये आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर। वाटर एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है, उसका ना तो एसिडिक बिहेवियर होता है और ना ही बेसिक बिहेवियर होता है, तो ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो मेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मेन चीज़ क्या है, H पॉजिटिव फ्रॉम एसिड एंड OH नेगेटिव फ्रॉम बेस कंबाइन विद ईच अदर एंड मेक वाटर। ठीक है, और जबकि जो बाकी जो बेसिक रेडिकल के जो सॉल्ट्स हैं, रेडिकल्स हैं जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, वो मिलके क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं। उसके बाद तीसरा रिएक्शन जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स के साथ इसका रिएक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, कार्बोनेट यानी कि CO3 जो ग्रुप जिसके अंदर प्रेजेंट हो, कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करता है एसिड तो हमारे पास तीन चीज़ें बनती हैं, एक साल्ट बनता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, सपोज हम डायरेक्ट एग्जांपल ही ले लेते हैं, हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट, इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, HCl के साथ हो रहा है, तो हमारे पास क्या बन रहा है, साल्ट बन रहा है NaCl, यानी कि यहाँ से ये सोडियम और एक Cl मिल रहा है, NaCl बन रहा है। उसके अलावा ये CO3 है, इसमें से एक ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं तो बाकी पीछे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक O यहाँ से बचा हुआ है, यहाँ से H है, तो ये आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, H2O। तो इस इक्वेशन को लिखने के बाद लास्ट से क्या कर लेना है, बैलेंस कर लेना है, यानी लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ एटम जो है वो इक्वल होने चाहिए जब भी कोई भी इक्वेशन आप पेपर में लिखते हैं या कहीं भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास HCl है इसको हमने किस फॉर्म में लिया है, डाइल्यूट फॉर्म में। डाइल्यूट फॉर्म में लेने का मतलब ये है कि इसका हमने क्या लिया है, एक्वस सोल्यूशन, यानी HCl जब एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में रिएक्शन करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ, हमारे पास तीन चीज़ें बनती हैं, एक बनता है सॉल्ट और दूसरी चीज़ बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरी चीज़ क्या बनती है हमारे पास, वाटर। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वन रिएक्शन को मैं जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि अगले इनकमिंग लेक्चर के अंदर जो है वो हम उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फोर्थ जो एसिड का रिएक्शन है वो है एसिड रेन। जैसे कि आपको इसके नाम से ही आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, एसिड रेन यानी कि हमारे पास जो बारिश का पानी है उसमें क्या मौजूद है, एसिड मौजूद है। ठीक है, यानी कि हमारे पास नेचुरली कुछ कंपाउंड या कुछ ऐसे आप समझ लें कि पॉल्यूटेंट होते हैं कि जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जब फ़ज़ा में चले जाते हैं, जैसे वो कौन से पॉल्यूटेंट हैं, SO(X) यानी कि सल्फ़र के ऑक्साइड और दूसरे क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्योंकि ये नेचुरली हमारी फ़ज़ा में प्रेजेंट नहीं होते। अगर हम कुदरती तौर पर जो चीज़ें हमारी फ़ज़ा में मौजूद है उनकी बात करें तो नेचुरली हमारी फ़ज़ा के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है तकरीबन 21%, उसके अलावा नाइट्रोजन मौजूद है 79%,
उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है तकरीबन 0.04%, और इसके अलावा कुछ वाटर वेपर्स होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, मतलब बहुत मान्यूट अमाउंट। मेन एटमॉस्फेयर का कंपोनेंट ये। अगर इनके अलावा बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें फ़िज़ा में चली जाएं तो उनको क्या कंसीडर किया जाता है, पॉल्यूटेंट कंसीडर किया जाए। ये जो SOx यानी सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पहले से फ़िज़ा में मौजूद नहीं होते, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से फ़िज़ा में जाते हैं। तो ये फ़िज़ा में जाके क्या करते हैं कि फ़िज़ा में मौजूद जो वाटर होता है, वाटर वेपर्स, उसके साथ ये रिएक्शन करते हैं। सल्फर के ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड। ये दोनों एसिड जो होते हैं वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जब ये पानी में शामिल हो जाते हैं, बारिश के पानी में, तो वही बारिश जब ज़मीन पे आती है तो उस बारिश को ओवरऑल कौन सी बारिश बोला जाता है, एसिड रेन। ठीक है, इसकी जो डिटेल है हम इंशाल्लाह अपने इनकमिंग लेक्चर के अंदर डिटेल में देखेंगे ये कैसे बनती है। इस लेक्चर का सम अप कर लेते हैं। आज हमने एसिड की रिएक्शन देखे। एसिड के 4 रिएक्शन को हमने डिस्कस किया, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड एसिड रेन। मेटल के साथ हमने देखा कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस और उस मेटल का क्या बन जाता है, साल्ट बन जाता है। जबकि जब बेस के साथ रिएक्शन होता है तो हमारे पास साल्ट और वाटर बनता है, और जबकि कार्बोनेट्स के साथ जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। और एसिड रेन कि जब वो पॉल्यूटेंट्स जो फ़िज़ा में पहले से मौजूद नहीं है, वो सल्फ़र के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब फ़िज़ा में मौजूद वाटर वेपर से मिलेंगे तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।